हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप लोगों की नीट 2026 की तैयारी कराने के लिए मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया है एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर का मैं आज लेकर आई हूँ पार्ट 6। आज हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी का कॉन्सेप्ट इन डिटेल। और फिर इसके बाद हम अपने सेक्स डिटर्मिनेशन और बाकी के टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आज अपना ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर फिनिश होने आ रहा है। अब इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको रेगुलरली ये वीडियोस मिलती रहे और आप अपना टॉपिक मेरे साथ कवर करते रहें। क्योंकि हम लेक्चर्स जब लेते हैं तो लेक्चर्स के साथ साथ हम अपने होमवर्क के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। अब आपको याद होगा कि जब मैंने पार्ट 5 लिया था उसमें मैंने आपको सेशन के एंडिंग में 3 होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे और आपको बोला था कि इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। तो कुछ बच्चों ने ट्राई किया है, जिन्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आया या जो कंफ्यूज हो गए उनके लिए मैं उन तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आई हूँ। तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में जो होमवर्क दिया था वो 3 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे हमारे प्रीवियस वाले सेशन में। पहला क्वेश्चन था व्हेन अ टॉल पी प्लांट विथ राउंड सीड्स वाज सेल्फ इट प्रोड्यूस्ड डैश। तो एक टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड्स, जब हम इसका सेल्फिंग कर रहे हैं तो हमें दो तरीके की ऑफस्प्रिंग मिल रही है। टॉल प्लांट विथ राउंड सीड का सेल्फिंग करने पे मुझे प्लांट्स वापस टॉल मिल रहे हैं और राउंड सीड्स मिल रही हैं, ऐसी मुझे प्रोजेनी मिल रही है और मुझे टॉल प्लांट्स के साथ रिंकल्ड सीड्स देखने मिल रहे हैं। अब यहाँ पर इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो? आपको पूछा गया है आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट, मतलब ये वाला जो टॉल पी प्लांट और राउंड सीड है इसका जीनोटाइप क्या है। क्या इसका जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर होगा? क्योंकि अगर मैं इसका सेल्फिंग करूंगी तो मुझे सारे के सारे ऑफस्प्रिंग टॉल और राउंड ही मिलेंगे, मुझे रिंकल्ड ऑफस्प्रिंग मिलेगा ही नहीं। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। देखो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। हमें सीधा सीधा हिंट दिया गया है कि हमारा प्लांट भले ही टॉल है लेकिन मुझे एक रिंकल्ड सीड भी मिल रही है, यानी कि मेरे जीनोटाइप में मेरा जो भी पेरेंट है उस पेरेंट के जीनोटाइप में स्मॉल आर होना ही चाहिए। तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया और ये ऑप्शन पहले ही कट हो गया क्योंकि इन दोनों के पास स्मॉल आर नहीं है और मुझे बोला है कि मुझे मिल रही है रिंकल सीड्स। मैं ये एक्सपेरिमेंट जब कर रही हूँ तो मुझे राउंड सीड्स भी मिल रही हैं और मुझे रिंकल सीड्स भी मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के पास स्मॉल आर नहीं है। मतलब इन दोनों को अगर मैं क्रॉस करूंगी, आपस में सेल्फिंग करूंगी तो मुझे रिंकल सीड्स नहीं मिलेंगे। तो अब मेरे पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। अब अगर मैं इसका सेल्फिंग करूं, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर मैं इसका सेल्फिंग करूं तो मुझे यहाँ पे रेशियो क्या मिलेगा? फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1। इसका मुझे फिनोटाइप रेशियो मिलेगा बराबर, यानी कि मुझे टॉल राउंड सीड्स मिलेंगे, मुझे टॉल रिंकल्ड सीड्स मिलेंगी, मुझे ड्वार्फ राउंड सीड्स मिलेंगी और मुझे ड्वार्फ रिंकल्ड सीड भी मिलेगी। आई विल गेट ड्वार्फ रिंकल्ड सीड ऑल्सो। लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये दोनों ऑफस्प्रिंग्स नहीं मिल रहे हैं। मुझे सीधा बोला गया है कि मुझे सिर्फ दो ही टाइप के ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं, टॉल राउंड एंड टॉल रिंकल्ड, टॉल राउंड एंड टॉल रिंकल्ड। तो अगर मैं इसका सेल्फिंग करती हूँ तो भी मुझे मेरा आंसर नहीं मिलेगा, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब इसका सेल्फिंग करके देखो आपको कैसे टाइप के ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं। इसका सेल्फिंग यहाँ पे किया हुआ है, हमें कैसे टाइप के ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं? सिर्फ दो टाइप के ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं। टॉल राउंड सीड्स मिल रही हैं जो मेरा कंडीशन नंबर 1 है, और मुझे मिल रहे हैं टॉल रिंकल सीड्स जो मेरा कंडीशन नंबर 2 है। तो मुझे जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के हिसाब से कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका जब हम सेल्फिंग करेंगे तो हमें ये दोनों कंडीशंस मिलेंगी, क्योंकि बाकी का जब आप सेल्फ करोगे तो आपको ये दोनों ऑफस्प्रिंग्स नहीं मिलेंगे, या तो इनके अलावा कुछ और मिलेगा या एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा। बट ना तो मुझे कुछ और चाहिए ना मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे सिर्फ यही ऑफस्प्रिंग्स चाहिए। तो यही ऑफस्प्रिंग्स पाने के लिए मुझे ये वाला पेरेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये था पहला क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था। अब सेकंड क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा आंख बंद करके भी सॉल्व कर लेगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या है? 3:1। ए का आंसर आएगा 3। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या है? 9:3:3:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का 1:2:1 और टेस्ट क्रॉस का 1:1।
तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हमने एक प्लांट लिया है जिसके पास येलो सीड है और इसको हमने क्रॉस किया, मतलब येलो सीड रेड फ्लावर, मैंने ये दो कैरेक्टर्स लिए। देखो मेंडल सर ने जो पी प्लांट सिलेक्ट किया था, तो पी प्लांट में येलो सीड ये डोमिनेंट कैरेक्टर था, येलो सीड वाज द डोमिनेंट कैरेक्टर। और अगर मैं फ्लावर्स की बात करूं तो रेड कलर इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, रेड कलर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। सीड कलर की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन कलर जो होता है ये रिसेसिव कैरेक्टर होता है, और व्हाइट कलर फ्लावर का जो होता है ये रिसेसिव कैरेक्टर होता है। तो यहां पर क्या बोला है कि इन्होंने येलो येलो राउंड राउंड को क्रॉस किया ग्रीन ग्रीन व्हाइट व्हाइट के साथ, तो इनको इनका F1 जनरेशन मिला। ये देखो F1 जनरेशन क्या मिलेगा, कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r, इन दोनों को क्रॉस करो तो मुझे मिलेगा मेरा F1 जनरेशन, ये मेरा F1 जनरेशन है। अब जब मैं इस F1 जनरेशन का सेल्फिंग करूंगी, ये मेरा F1 जनरेशन है, जब मैं इसका सेल्फिंग करूंगी तो मुझे F2 जनरेशन में कितने टाइप के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप विल आई गेट, मुझे F2 जनरेशन में कितने फिनोटाइप्स मिलेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका हमने सेल्फिंग किया, पहले हमने इसके गैमेट प्रोड्यूस किए, ये मेरा फर्स्ट गैमेट बना कैपिटल Y कैपिटल R, ये मेरा सेकंड गैमेट बना कैपिटल Y स्मॉल r, फिर ये मेरा थर्ड गैमेट बना स्मॉल y कैपिटल R, और ये मेरा चौथा गैमेट बना। तो जब मैंने इसका F2 जनरेशन निकाला तो मुझे यहाँ पर कितने टाइप के गैमेट्स देखने मिल रहे हैं, ये कैपिटल Y स्मॉल r है और ये स्मॉल y स्मॉल r है। तो मुझे यहाँ कितने टाइप के फिनोटाइप्स देखने मिल रहे हैं, आपको फिनोटाइप बोला है। देखो आपको येलो और रेड कलर के कितने फ्लावर्स मिल रहे हैं, येलो रेड येलो रेड येलो रेड, 3 फ्लावर्स मुझे मिले येलो और रेड कलर के, 3 फ्लावर्स मुझे मिले येलो और रेड कलर के, ठीक है। अब येलो और पिंक देखो, येलो और पिंक कलर के कितने फ्लावर्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सब कट कर दो, ये नहीं है, नहीं ये ग्रीन पिंक है, येलो और पिंक चाहिए ना, 6 मिल रहे हैं। यहां पर येलो और पिंक कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो येलो और पिंक 6 मिल गए मुझे, 1 सेकेंड, अब ये देखो ग्रीन और रेड कितने फ्लावर्स मिल रहे हैं, एक ये ग्रीन रेड है, ये एक ही मिला है, सो ग्रीन और रेड बोला ना, मतलब स्मॉल y कैपिटल R, ये एक ही मिला है, ठीक है। ग्रीन और पिंक देखो, यहां पर एक ग्रीन पिंक है, यहां पर एक ग्रीन पिंक है, इन दोनों को कट कर दो, ग्रीन पिंक 2। येलो और व्हाइट कितने मिले हैं मुझे, येलो और व्हाइट 3 मिले हैं, येलो और व्हाइट, और ग्रीन व्हाइट कितना मिला है, ग्रीन और व्हाइट एक ही मिला है। अब यहाँ पर आपको टोटल ऑफस्प्रिंग्स नहीं पूछा है कि टोटल ऑफस्प्रिंग्स कितने मिलेंगे, टोटल ऑफस्प्रिंग्स तो 16 मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछा है कि टोटल फिनोटाइप कितने टाइप का देखने मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, आपको 6 टाइप्स के फिनोटाइप देखने मिल रहे हैं। कितने टाइप के फिनोटाइप देखने मिल रहे हैं, 6 टाइप के। हर एक का इंडिविजुअल क्वांटिटी नहीं पूछा है कि इस फिनोटाइप के कितने ऑफस्प्रिंग्स हैं, इस फिनोटाइप के कितने ऑफस्प्रिंग्स हैं, आपको सिर्फ पूछा है कि कितने फिनोटाइप कैटेगरीज एक्सपेक्टेड है। तो इनमें से कितने फिनोटाइप की कैटेगरीज मुझे मिल रही है, मुझे 6 टाइप की फिनोटाइप कैटेगरी मिल रही है। पहली कैटेगरी है येलो रेड, दूसरी कैटेगरी है येलो पिंक, तीसरी कैटेगरी है ग्रीन रेड, चौथी कैटेगरी है ग्रीन पिंक, पांचवी कैटेगरी है येलो व्हाइट, और छठी कैटेगरी है ग्रीन व्हाइट। तो ऐसे मुझे 6 टाइप के फिनोटाइप्स मिल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। सबको यहां तक समझ में आया है? तो अब हम अपना आज का जो एक्चुअल टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के साथ। आर यू ऑल रेडी? चलो तो अब देखते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इस टर्म का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है पॉली मतलब क्या होता है। पॉली मीन्स मेनी,
और जेनिक मीन्स जीन्स। तो हमने मेंडल वाले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा, मेंडल सर ने हमें क्या बताया कि एक जीन की वजह से एक कैरेक्टर कंट्रोल होता है, ठीक है। तो मेंडल के केस में हमने एक जीन के बारे में पढ़ा और उस एक जीन के ऊपर कितने अलील्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा, मल्टीपल अलील्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, सॉरी। लेकिन अभी यहाँ पर हम देखने वाले हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये थोड़ा सा अलग है, ये मेंडल के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग है। दिस इज नॉन मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपके पास एक जीन नहीं है, आपके पास एक से ज्यादा जीन्स हैं। यू हैव मल्टीपल जीन्स दैट विल कंट्रोल अ सिंगल ट्रेट। मतलब हमारे पास मल्टीपल जीन्स मिलकर एक कैरेक्टर कंट्रोल करेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ह्यूमंस के स्किन कलर का। ह्यूमंस का स्किन कलर 3 अलग अलग जीन्स की मदद से कंट्रोल होता है, जीन ए, जीन बी, जीन सी। तो यहाँ पर 3 जीन्स मिलकर ह्यूमंस का स्किन कलर कंट्रोल करते हैं। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो कर्नेल का कलर इन व्हीट, कर्नेल मतलब क्या होता है, गेहूं होता है ना, गेहूं के बाहर का जो छिलका होता है उसको कर्नल बोलते हैं। तो कर्नल कलर इन व्हीट, अगर मैं गेहूं के छिलके की बात करूं तो यहाँ पर गेहूं के छिलके का जो कलर है ये भी 2 अलग अलग जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, हाँ, फॉर एग्जाम्पल जीन ए एंड जीन बी, जीन ए एंड जीन बी, ऐसे 2 जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं एक तीसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो ह्यूमंस की जो हाइट होती है, ये हाइट के लिए भी अलग अलग जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। अभी जैसे मेंडल सर ने क्या बोला था कि बटाने का प्लांट दिखने में या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा, लेकिन ह्यूमंस ऐसे नहीं होता है ना। ह्यूमंस तो हमें कितने अलग अलग टाइप के हाइट के देखने मिलते हैं। देयर इज मेनी इंटरमीडिएट एक्सप्रेशंस आल्सो दैट यू कैन सी। तो ये भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इंटेलिजेंस इन ह्यूमंस या आईक्यू लेवल जो हम बोलते हैं ना कि कौन सा इंसान बचपन से पैदाइशी कितना स्मार्ट है, तो ये इंटेलिजेंस वाला फिनोमिनन भी हमारे कहीं ना कहीं जेनेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो भले ही जेनेटिक्स से रिलेटेड हो लेकिन आप उसको सीख कर भी डेवलप कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मेंडल से हटके जो दूसरे कॉन्सेप्ट थे, एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स। तो उसमें पहला कॉन्सेप्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, हमने कोडोमिनेंस पढ़ा, हम प्लियोट्रॉपी पढ़ेंगे। प्लियोट्रॉपी थोड़ा सा हमने पढ़ा था, वापस हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हम देख रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब ये जो इनहेरिटेंस है यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैटर करती हैं। क्या चीजें मैटर करती हैं? सबसे पहली बात, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। मतलब क्या होता है इसका, यहाँ पर नंबर ऑफ जीन्स विल कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट। मतलब मेंडल सर के केस में हम क्या पढ़ रहे थे, मेंडल सर के केस में हम पढ़ रहे थे कि कौन से टाइप का जीन प्रेजेंट है, कौन से टाइप का जीन प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करेगा हमारा कैरेक्टर। अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है तो टॉल कैरेक्टर होगा, अगर स्मॉल टी प्रेजेंट है तो डॉर्फ कैरेक्टर होगा। यहाँ पर टाइप ऑफ द जीन डज नॉट मैटर, मतलब इट मैटर्स, पर उससे ज्यादा मैटर करता है नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स। यहाँ पर टाइप से ज्यादा नंबर को वैल्यू दी गई है, यानी डोमिनेंट वाले अलील की क्वांटिटी कितनी है, रिसेसिव वाले अलील की क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करेगा कौन से टाइप के कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो यार ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। जो पहले हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मेंडेलियन डोमिनेंस, वो सब क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस था। ये अपना क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट है। तो नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स इट कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्रेशन। यानी अगर समझो कोई एक ह्यूमन है और उसकी बॉडी में 3 डोमिनेंट अलील्स हैं जो कि ब्लैक कलर देते हैं, तो अगर उस ह्यूमन के पास 3 डोमिनेंट टाइप के अलील्स है तो दिखने में वो इंसान बहुत ही ज्यादा डार्क होगा। लेकिन अगर उसके पास 3 रिसेसिव अलील्स हैं तो दिखने में वो बहुत ही ज्यादा लाइट होगा। तो कौन से टाइप की अलील कितनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, ज्यादा खींचूंगी भी नहीं टॉपिक को, मैं सीधे सीधे बता रही हूँ। जब आपके बहुत सारे जीन्स मिलके एक कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इसके 3 एग्जांपल्स हम पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन स्किन कलर, कर्नल कलर इन व्हीट एंड हाइट इन ह्यूमंस।
और आपको पता चलेगा कि जैसे मेंडलसन ने बोला था ना कि हमको हमेशा 2 टाइप के ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है, आपको इंटरमीडिएट भी बहुत सारे टाइप के ऑफस्प्रिंग्स देखने मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं। और यहाँ पर एक चीज अपने दिमाग में ऐसे गांठ बांध लो कि यहाँ पर ईच जीन पार्शियली कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमको क्या देखने मिल रहा है कि हर एक जीन चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। यानी कि कौन सा कैरेक्टर होगा, आपका स्किन कलर क्या होगा, डार्क होगा कि लाइट होगा या मीडियम कलर होगा, ये सब कुछ हर एक जीन पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर सारे के सारे डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट होंगे तो स्किन एकदम डार्क कलर की होगी, अगर रिसेसिव जीन प्रेजेंट होंगे तो स्किन एकदम लाइट कलर की होगी। लेकिन अगर 2 डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव जीन है, तो स्किन थोड़ी सी कम डार्क होगी। तो ऐसे हर एक जीन का इधर पे रोल इंपॉर्टेंट बताया गया है। एवरी जीन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। मेंडलसन ने क्या बोला था कि अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी रहता है तो इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इट हैज नो रोल इन एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। कैरेक्टर हमेशा इसका ही देखने मिलेगा, डोमिनेंट अलील का ही देखना मिलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, अगर एक डोमिनेंट अलील के साथ एक रिसेसिव अलील है तो दोनों थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हमको मल्टीपल रेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 रेंज देखने नहीं मिलेगा, या तो गोरा या तो काला, यहाँ पे बहुत सारे रेंज हमको देखने मिलेंगे। तो थोड़ा सा थियोरी देखते हैं और फिर आगे हम एग्जाम्पल समझेंगे। देखो थियोरी में क्या बताया गया है, मेंडल स्टडी mainly describe those traits that have distinct alternate forms such as flower color which are either purple or white। मतलब मेंडल सर के लिए हिसाब एकदम क्लियर था, या तो तुम अच्छे हो या तो तुम बुरे हो, तुम्हारे बीच के कैरेक्टर्स नहीं हो सकते, या तो फ्लावर पर्पल होगा या तो व्हाइट होगा, पिंक फ्लावर नहीं बनेगा, ऐसा मेंडल सर का मानना था। देयर इज नो ब्लेंडिंग, देयर इज नो इंटरमीडिएट। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। But if you look around, you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and they are spread across a gradient। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई भी कैरेक्टर सिर्फ 2 अलग अलग लेवल्स में देखने नहीं मिलेगा। बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके मल्टीपल रेंज प्रेजेंट हैं। देयर इज रेंज ऑफ कैरेक्टर्स, देयर इज रेंज ऑफ एक्सप्रेशन, रेंज ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, for example, in humans, we don't just have tall or short people as 2 distinct alternatives, but a whole range of possible heights। मतलब अगर मैं humans की बात करूं तो humans में सिर्फ tall और dwarf ऐसे 2 height देखने नहीं मिलती है ना। humans में समझो 4 फीट, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 ऐसे हमको एक पूरी रेंज देखने मिलती है humans के हाइट की। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक छोटे एक लंबे, नहीं, हमको इंटरमीडिएट हाइट वाले भी बहुत सारे लोग देखने मिलते हैं। तो सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स। तो ऐसे ट्रेट्स जिनको कंट्रोल करने के लिए 3 से ज्यादा जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ट्रेट्स को बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। एंड बिसाइड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो कि यहाँ पर एनवायरमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब मल्टीपल जीन्स तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही, लेकिन आपका एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो आपके मम्मी पापा दोनों गोरे हैं, दोनों के पास से आपको गोरो वाला जीन मिला है, रिसेसिव जीन मिला है, और दिखने में आप एकदम गोरे चिट्टे पैदा हुए हो। लेकिन आप दिन भर बाहर खेलते रहते हो, छुट्टियां पड़ी हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, एकदम मस्त छपरी बना कर रहे हो, ग्राउंड में घूम रहे हो, धूप में दिन भर घूमते रहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी स्किन टैन हो जाएगी और आपके बॉडी में मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा और आपकी स्किन का कलर डार्क हो जाएगा। तो भले ही आपको आपके मम्मी पापा से अच्छे जीन्स मिले, लेकिन आपका एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि आपके कैरेक्टर्स कैसे एक्सप्रेस होंगे। जैसे समझो बोलते हैं ना कि आईएएस के घर पे पैदा हुआ है तो आईएएस बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, पुलिस का बेटा पुलिस बनेगा। लेकिन सब कुछ सिर्फ जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपको जेनेटिक्स अच्छी मिली है, नो डाउट, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो डेवलप नहीं होंगी और जिसकी वजह से वो फिर रिसेसिव बन के रह जाएंगी। सो आपके जीन्स के साथ साथ आपका एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपको डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से डायरेक्ट आपको पीवाईक्यू पूछा जाता है कि कोई भी कैरेक्टर जब एक्सप्रेस होता है तो क्या वो सिर्फ जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है? नो, कैरेक्टर्स आल्सो डिपेंड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ह्यूमन स्किन एक दूसरा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल पहले हमने स्किन कलर देखा, फिर ह्यूमन स्किन का एक एग्जांपल दिया है। ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर एग्जांपल। यहाँ पे हमने हाइट देखी, ये स्किन कलर है। इन पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स
द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील, ये वाली जो लाइन बोली गई है ना, ये यहाँ पर मैंने लिखी है कि एवरी जीन एंड एवरी अलील पार्शियली कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। मतलब यहाँ पर हर एक अलील का कुछ ना कुछ रोल हमको देखने मिलेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल कर्नल कलर वाला एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये व्हीट वाला एग्जाम्पल है, दिस इज द कर्नल कलर ऑफ व्हीट। हमने गेहूं लिए, ठीक है। गेहूं के दो टाइप के कर्नल्स है, रेड कलर का छिलका है मतलब एकदम डार्क ब्राउन, और लाइट कलर का छिलका है। डार्क ब्राउन के लिए मैंने जीनोटाइप क्या लिखा है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, दोनों डोमिनेंट जीन्स हैं। और व्हाइट के लिए मैंने स्मॉल ए स्मॉल बी लिया है। अब ध्यान से देखो, इसका मैंने गैमेट्स प्रोड्यूस किया तो मुझे F1 जनरेशन क्या मिला, यहाँ पर इंटरमीडिएट रेड मिला। क्या मिला मुझे यहाँ पर, इंटरमीडिएट रेड। दिस इज माय F1 जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन का मैं सेल्फिंग करूंगी। क्या करूंगी, इस F1 जनरेशन का मैं सेल्फिंग करूंगी। जब मैं इस F1 जनरेशन का सेल्फिंग करूंगी तो मुझे F2 जनरेशन में क्या देखने मिल रहा है, मुझे बहुत सारे रेंज ऑफ कलर्स देखने मिल रहे हैं। देखो, मुझे एकदम डार्क रेड कलर भी देखने मिल रहा है, एकदम लाइट व्हाइट कलर भी देखने मिल रहा है, एकदम डार्केस्ट रेड के बाद थोड़ा कम डार्क, फिर मीडियम कलर, फिर थोड़ा लाइट और फिर एकदम लाइट। तो मुझे यहाँ पर ना रेंज देखने मिल रही है, डार्केस्ट, डार्क, मीडियम, लाइट, व्हाइट। तो ये जो रेंज ऑफ कलर्स हैं, दिस एक्सप्लेन्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस प्रिंसिपल। मतलब जितने ज्यादा डोमिनेंट अलील्स होंगे उतना ज्यादा डार्क कलर होगा। अब इसको ना हम सिंपल फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो हमने चीज यहाँ पर लिखी है इसको हम सिंपल फॉर्म में समझते हैं। देखो, जितनी ज्यादा डोमिनेंट अलील उतना ज्यादा कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होगा। ध्यान से सुनो, जितने ज्यादा डोमिनेंट अलील्स उतना ज्यादा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। अब मैं अगर यहाँ पर कर्नल कलर की बात कर रही हूँ तो मेरे पास डोमिनेंट अलील्स ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ए बी बी, यहाँ पर कितने अलील्स डोमिनेंट हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं, क्योंकि 2 ही जीन्स हैं, 3 जीन्स नहीं है, 2 जीन है, और जीन के पास हमेशा 2 अलील्स होते हैं। 1 जीन हैज 2 अलील्स। तो यहाँ पर ये एक जीन है और ये एक जीन है, तो इन दोनों के अलील्स चारों के चारों डोमिनेंट है। तो नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स, मैक्स टू मैक्स मेरे पास 4 डोमिनेंट अलील्स होंगे, और लास्ट टू लास्ट आई विल हैव 0 डोमिनेंट अलील्स। तो या तो 4 डोमिनेंट अलील्स होंगे, या तो 3, या तो 2, या तो 1, इससे ज्यादा डोमिनेंट अलील्स नहीं होंगे। अब देखो, 4 डोमिनेंट अलील्स है मतलब चारों कैपिटल है। अगर 3 डोमिनेंट अलील्स की मैं बात करूं तो 3 डोमिनेंट अलील्स का कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है। ये देखो, यहाँ पर 3 डोमिनेंट अलील्स हैं, ध्यान से देखो, ये 3 डोमिनेंट अलील्स हैं, यहाँ 3 डोमिनेंट अलील्स हैं, 3 डोमिनेंट अलील्स एंड 3 डोमिनेंट अलील्स। तो अगर 3 डोमिनेंट अलील्स का कॉम्बिनेशन में लिखूं तो मुझे एक कैपिटल ए बाकी दोनों कैपिटल बी, या फिर ऐसा कुछ सिनारियो देखने मिलेगा, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। तो ऐसे 2 टाइप के जीनोटाइप्स मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैं बोलने की क्या कोशिश कर रही हूँ कि जितने डोमिनेंट अलील्स होंगे उतना डार्क कलर आपको देखने मिलेगा। चारों अलील्स डोमिनेंट हैं तो डार्केस्ट कलर, अगर 3 अलील्स डोमिनेंट हैं तो डार्क, अगर सिर्फ 2 अलील्स डोमिनेंट हुए, जैसे ये एक डोमिनेंट है, ये एक डोमिनेंट है, यहाँ पर ये डोमिनेंट है, यहाँ पर वापस ये डोमिनेंट है, यहाँ ये, अगर सिर्फ 2-2 का कॉम्बिनेशन डोमिनेंट हुआ, जैसे समझो एक बार ऐसा कुछ हुआ कि 2 अलील्स डोमिनेंट हैं, एक बार ऐसा कुछ हुआ कि ये दोनों डोमिनेंट हैं, और एक बार ऐसा कुछ हुआ कि ये दोनों डोमिनेंट है। तो अब यहाँ पर मुझे 2-2 का कॉम्बिनेशन डोमिनेंट दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा कुछ सिनारियो हुआ कि 2-2 अलील्स डोमिनेंट है तो कलर थोड़ा सा और कम डार्क हो जाएगा। अगर चारों अलील्स डोमिनेंट है तो बहुत ज्यादा डार्क, दिस विल बी डार्केस्ट, ये सबसे डार्केस्ट रेड होगा, ये थोड़ा सा डार्क होगा, दिस कलर विल बी इंटरमीडिएट कलर, या इसको हम मीडियम डार्क बोल सकते हैं, दिस विल बी इंटरमीडिएट रेड, ओके। और अगर समझो सिर्फ एक ही टाइप का डोमिनेंट अलील है बस, बाकी सारे के सारे अलील्स रिसेसिव है, जैसे सिर्फ एक कैपिटल ए बड़ा है या फिर एक ही बी बड़ा है, अगर ऐसा कुछ सिनारियो हुआ कि एक ही टाइप का डोमिनेंट अलील है तो ऐसे में क्या केस होगा, ऐसे में क्या होगा, दिस विल बी लाइट, दिस कलर विल बी लाइट। और अगर एक भी डोमिनेंट अलील नहीं है तो कहानी ऐसी हो जाएगी, एक भी डोमिनेंट अलील नहीं है तो ये तो एकदम ही व्हाइट कलर का कर्नल दिखाई देगा, यानी गेहूं का छिलका एकदम व्हाइट कलर का दिखाई देगा।
अब अगर आप यहाँ पे काउंट करो कि आपको कौन से कलर के कितने ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं, तो आपका रेशियो कैसे बनेगा? डार्क कलर का कितना ऑफस्प्रिंग मिल रहा है? सिर्फ एक। और लाइट कलर का कितना ऑफस्प्रिंग मिल रहा है, मतलब व्हाइट कलर का सिर्फ एक। सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी मिल रही है? सबसे ज्यादा क्वांटिटी मुझे मीडियम कलर की मिल रही है। ये देखो 6 ऑफस्प्रिंग्स मुझे मीडियम कलर के देखने मिल रहा है। 6 ऑफस्प्रिंग्स, मैं दूसरा कलर देख रही हूँ, हाँ 6 ऑफस्प्रिंग्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो मीडियम कलर के हैं। टोटल 6, तो 6 ऑफस्प्रिंग सबसे ज्यादा मीडियम कलर वाले ऑफस्प्रिंग्स है। फिर 4 लाइट है और 4 डार्क है, तो यहां पर 4 आएगा, यहां पर 4 आएगा। मतलब अगर इसका फिनोटाइप रेशियो हम लिखें तो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? व्हाट विल बी द फिनोटाइप रेशियो फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर? इसका फिनोटाइप रेशियो हो जाएगा 1:4:6:4:1। यस और नो? और अगर इसका मुझे जीनोटाइप रेशियो बनाना रहा, वैसे तो तुमको कभी पूछेंगे नहीं, लेकिन समझो मुझे इसका जीनोटाइप रेशियो अगर बनाना हुआ तो हम इसका जीनोटाइप रेशियो क्या बना सकते हैं? ये दोनों सेम टू सेम जीन्स दिखा रहे हैं, 2, ये वाला और ये वाला सेम टू सेम जीन दिखा रहा है, और ये एक अलग जीन दिखा रहा है। सो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। मतलब मैंने ये पहले लिख लिया, फिर मैंने इन दोनों को लिखा, ठीक है। अब ये चारों सेम जीन्स दिखा रहे हैं, और अब उल्टा चले जाओ। जब आप ऐसे आते हो तो अब इसका ही उल्टा जाना है। 4 के बाद 2, ये देखो ये दोनों सेम दिखेंगे, फिर वापस 1, मतलब ये वाला अलील, फिर ये दोनों अलील, और फिर लास्ट में ये वाला अलील। तो मुझे जीनोटाइप रेशियो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसा ही जीनोटाइप रेशियो हमको कहां पर दिखाई दिया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस में। कहां पर दिखाई दिया था? मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में ऐसा ही जीनोटाइप रेशियो दिखाई दिया था। लेकिन फिनोटाइप रेशियो ऐसा नहीं था। मेंडल सर का फिनोटाइप रेशियो कैसा था? 9:3:3:1, और वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इससे पता चलता है। क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ निकालू बच्चों, समझो मैं इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करके अगर बताऊं, अगर मैं यहाँ पर कहीं पर ऐसे ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, तो समझो सबसे ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स मुझे 6 मिले हैं, तो मैं यहाँ पर नंबर लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, ठीक है, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, ये 5 है, ये 6 है। अब यहाँ पर देखो मुझे 1 एक ही मिला है, 1 एक ही ऑफस्प्रिंग मिला है। मुझे 4 वाले ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे 4 वाले ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर मिले हैं, ओके। फिर वापस 6 वाला ऑफस्प्रिंग मुझे मिला है, फिर वापस ये नीचे जाएगा, ये वापस नीचे जाएगा, 4 के पास जाएगा यहाँ पर। तो मतलब मुझे ऐसा कुछ बेल शेप का कर्व देखने मिलेगा। कैसा कर्व देखने मिलेगा बच्चों? मुझे ऐसा कुछ बेल शेप का कर्व देखने मिलेगा कि मेरा जो कलर है वो कलर मुझे इंटरमीडिएट स्पीशीज, ये देखो ना, ये वाले जो ऑफस्प्रिंग्स है ये इंटरमीडिएट स्पीशीज है। इंटरमीडिएट स्पीशीज का सबसे ज्यादा मुझे ग्राफ देखने के लिए मिल रहा है, यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये वीट वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है, वीट के कलर का। ये स्किन कलर वाला देखो, फटाक से देख लेते हैं। अभी स्किन कलर की स्टडी किसने की थी? डेवेनपोर्ट नाम के साइंटिस्ट ने। और हमें यहाँ पर थियोरी में क्या बोला गया है? For example, to understand this better, let us assume that there are 3 genes A, B, C which controls the skin color in human, और इनका जो dominant form है A, B, C, it is responsible for dark skin color and recessive form is responsible for light skin color. तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है? अब यहाँ पर क्या बोला गया है? डार्क कलर के लिए डोमिनेंट एलील्स है, लाइट कलर के लिए रिसेसिव एलील्स है। यानी अगर मेरे पास सारे के सारे डोमिनेंट एलील्स हुए, the genotype with all the dominant alleles will have darkest skin color, और जहां पर सारे के सारे रिसेसिव एलील्स होंगे ये इंसान दिखने में एकदम गोरा होगा, लाइटेस्ट स्किन कलर। और जो बीच में जो स्ट्रक्चर्स होंगे, जो बीच के इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स होंगे, वो मुलैटो स्किन कलर के दिखाई देंगे। ये देखो, ये ह्यूमंस का एक ग्राफ मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। ये मैंने डार्क स्किन कलर का जीनोटाइप लिखा, ये मैंने लाइट स्किन कलर का जीनोटाइप लिखा, इसका मैंने F1 जनरेशन निकाला, ये मिला मुझे F1 जनरेशन। अब ये जो F1 जनरेशन मुझे मिला है, ये ना तो एकदम डार्क है ना तो एकदम लाइट है, ये इंसान दिखने में गेहुए रंग का है, विटिश कलर बोलते हैं इसको।
हम इंडियंस मोस्टली विटिश कलर के होते हैं, वी आर नाइदर टू डार्क, वी आर नाइदर टू ब्राइट, हम एकदम गेहूं जैसे चमकते हैं, सोने जैसे दिखते हैं, है ना। तो वी आर विटिश कलर, और इसको आप मुलैटो कलर भी बोल सकते हो। ओके, तो जब मैं F1 इंटू F1 करूंगी, सेल्फिंग करूंगी, तो मुझे मेरा F2 जनरेशन मिलेगा। अब यहाँ पर F2 जनरेशन में मुझे कितने ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं? मुझे इस F2 जनरेशन में टोटल 64 बच्चे मिल रहे हैं। कितने ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं मुझे? टोटल 64। ठीक है, अब इन 64 ऑफस्प्रिंग्स में से सबसे ज्यादा ऑफस्प्रिंग आपको इंटरमीडिएट कलर्स वाले मिलेंगे। सबसे ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स आपको कौन से कलर वाले दिखाई देंगे बच्चों? सबसे ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इंटरमीडिएट कलर वाले। देखो, इसका नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स अपन लिख लेते हैं। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितने डोमिनेंट एलील्स हो सकते हैं? 6। ज्यादा से ज्यादा 6 डोमिनेंट एलील्स हो सकते हैं। दोनों कैपिटल ए डोमिनेंट, दोनों कैपिटल बी डोमिनेंट, दोनों कैपिटल सी डोमिनेंट। सो मैक्स टू मैक्स डोमिनेंट एलील्स कैन बी 6, और नहीं तो फिर सारे के सारे रिसेसिव एलील्स होंगे। तो हियर इट विल बी 0। तो अब 6 से डिसेंडिंग ऑर्डर आओ, 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पर आपको हर एक टाइप का जीनोटाइप नहीं लिखना है। मतलब समझो, अगर मेरे पास 6 के 6 डोमिनेंट एलील्स हैं तो ये जीनोटाइप आएगा। अगर मेरे पास 5 डोमिनेंट एलील्स हुए और सिर्फ एक रिसेसिव एलील हुआ, तो वो तो कोई भी एलील रिसेसिव हो सकता है। मतलब स्टार्टिंग के 5 एलील्स डोमिनेंट होंगे, लास्ट वाला रिसेसिव होगा, या उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट वाला रिसेसिव होगा, बाकी सारे डोमिनेंट होंगे। या फिर इसका और एक ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों डोमिनेंट हैं, बीच वाला एक रिसेसिव हो गया। तो ऐसे बहुत सारे जीनोटाइप्स आते जाएंगे। आपको आगे हर एक का जीनोटाइप लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील्स होंगे उतना ज्यादा आपको स्किन कलर डार्क देखने मिलेगा। तो ये वाला जो इंसान है जिसके पास सारे के सारे डोमिनेंट एलील्स हैं, ये इंसान दिखने में बहुत ज्यादा डार्क होगा। दिस पर्सन विल बी वेरी डार्क। फिर ये थोड़ा सा कम डार्क होगा। दिस नेक्स्ट पर्सन विल बी, नेक्स्ट पर्सन का कलर कैसा होगा? इट विल बी लेस डार्क। और फिर इसका क्या होगा? थोड़ा सा कम लाइट डार्क। फिर धीरे धीरे आपको कौन सा कलर देखने मिलेगा? मुलैटो कलर देखने मिलेगा। कौन सा कलर देखने मिल रहा है यहाँ पे? आप ऐसा बोल सकते हो कि आपको मुलैटो कलर देखने मिल रहा है। यस, ओके। और फिर इसके बाद फेयरली लाइट, यानी कंपैरेटिवली थोड़े गोरे, हमसे थोड़े गोरे, मतलब मैं मुलैटो कलर में आती हूँ तो मुझसे थोड़े से गोरे। फिर इसके बाद और ज्यादा लाइट, और फिर एकदम ऐसे सूरज जैसे, चांद जैसे चमकते हैं, वेरी लाइट। तो ऐसे मुझे अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स देखने मिलेंगे। अब अगर आप इसमें देखो तो ये जो मुलैटो कलर वाले ऑफस्प्रिंग्स है ना, ये सबसे ज्यादा मिलेंगे। मतलब ये वाला जीनोटाइप, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये वाला जो जीनोटाइप है ये आपको सबसे ज्यादा देखने मिलेगा। यानी कि इसकी ऑफस्प्रिंग अगर आप काउंट करो तो अप्रोक्सीमेटली 20 ऑफस्प्रिंग्स आपको इस टाइप के देखने मिलेंगे। फिर बाकी 15 15 1 1 एंड 6 6 काउंट करो, ये टोटल ऑफस्प्रिंग 64 होंगे। ये टोटल ऑफस्प्रिंग्स कितने होंगे? 64। अब अगर हम इसका ग्राफ निकालें कि आपको स्किन कलर के हिसाब से सबसे डार्क स्किन वाले बच्चे कितने मिले हैं? सिर्फ एक। और सबसे गोरा बच्चा कितना मिला है? सबसे गोरा बच्चा कितना मिला है? सिर्फ एक। वेरी डार्क 1, लाइट 1। और जो मुलैटो कलर है, ये 3 डोमिनेंट एलील वाले जो कलर हैं, ये वाले ऑफस्प्रिंग्स आपको सबसे ज्यादा मिले हैं। यानी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये वाले जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, ये ऑफस्प्रिंग्स आपको सबसे ज्यादा मिले। आप ये टेबल खुद से कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, बट उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आया तो इसको हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के उसमें कंसिडर करते हैं। दिस क्वेश्चन इज कंसिडर्ड अंडर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। हमने मोनो हाइब्रिड पढ़ा है, हमने डाई हाइब्रिड पढ़ा है। अगर गलती से ट्राई हाइब्रिड से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप ये लिख सकते हो। अब इसका फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? द फिनोटाइप रेशियो विल बी दिस। ये अपना फिनोटाइप रेशियो बन जाएगा 1:6:15:20। यहाँ पे लिख लो, द फिनोटाइप रेशियो विल बी 1:16:15:20। और अब इसका उल्टा, मतलब 15 6 1, टोटल 64 बच्चे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? as expected the genotype with 3 dominant alleles and 3 recessive alleles will have intermediate skin color. In this manner, the number of each type of allele in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin of an individual.
जो चीज मैंने यहाँ पर बोली ये चीज 2 बार रिपीट हो गई है। एवरी अलील, यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है, ईच टाइप ऑफ अलील विल डिसाइड, ईच टाइप ऑफ अलील, कौन सी अलील कितनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, हर एक अलील ये डिसाइड करेगी कि हमारे इंडिविजुअल का स्किन कलर कितना ज्यादा डार्क या कितना ज्यादा लाइट होने वाला है। एंड दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सेम कॉन्सेप्ट ह्यूमंस के हाइट पे भी डिपेंड करता है, सेम कॉन्सेप्ट हमारे इंटेलिजेंस लेवल पे भी डिपेंड करता है। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं चार्ट लेकर आई हूँ, ठीक है, आपको ये इस साल तो नहीं है नीट 2026 के सिलेबस में, किसी को देखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं देखना है तो भी चलेगा। यहाँ पर बेसिकली अलग अलग टाइप के नॉन अलीलिक इंटरैक्शंस बताए गए हैं। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो दूसरे जीन को दबा देते हैं, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो खुद एक्सप्रेस हो जाते हैं। सम जीन्स मास्क द अदर जीन्स, तो ऐसे जीन्स को बोलते हैं एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस मतलब क्या होता है? एपिस्टेसिस, ये एपिस्टेसिस जीन्स कैसे होते हैं? दे मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स, ये दूसरे जीन्स का एक्सप्रेशन मास्क कर देते हैं। और जो जीन्स दब जाते हैं, जिनका एक्सप्रेशन मास्क हो जाता है, उनको बोलते हैं हाइपोस्टेसिस। द जीन्स विच गेट मास्क। आपको ये बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट मैच द कॉलम करने के लिए आ सकता है, इसीलिए बस एक बार नजर घुमा लो कौन से कलर का क्या एग्जाम्पल दिया गया है। बहुत ज्यादा डिटेल में इसको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस साल ये सिलेबस में नहीं दिया है। तो आपकी इच्छा हुई तो आप इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसको आप सीधा स्किप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज प्लियोट्रॉपी। अब प्लियोट्रॉपी मतलब क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, देखो मल्टीपल एलील्स में क्या होता है पहले वो समझो तो आपको प्लियोट्रॉपी समझ में आएगा। मल्टीपल एलील्स में क्या होता है? मल्टीपल एलील्स में वन जीन मैनी एलील्स वन कैरेक्टर, मतलब एक जीन है उसके बहुत सारे एलील्स हैं और वो मिलके एक कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं। इसका एग्जैक्ट अपोजिट है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है? वी हैव वन जीन, ओके, वी हैव टू एलील्स बट दोज एलील्स डिसाइड मल्टीपल ट्रेट्स। यहां पर एलील्स मल्टीपल है पर कैरेक्टर एक ही होगा, यहां पर एलील्स दो ही हैं लेकिन उन दो एलील्स की वजह से हमको मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे। सो वन जीन, टू एलील्स, मल्टीपल characters. It is the opposite of multiple alleles. Pleiotropy is opposite of multiple alleles. अब यहाँ पर प्लियोट्रॉपी के बारे में क्या बोला गया है, एक सिंपल एग्जांपल, मैं थियोरी तो पढ़ूंगी लेकिन एक सिंपल एग्जांपल की अगर हम बात देखें तो पहले ये वाला एग्जांपल देख लो, ये हम थोड़ा आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। सिकल सेल अनीमिया का एग्जांपल हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये अपने महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में से दिया गया है। दिस इज फ्रॉम एमएच बोर्ड का टेक्स्ट बुक डायग्राम। और मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं जो भी नीट के लेक्चर्स ले रही हूँ महाराष्ट्र बोर्ड और एनसीईआरटी को कंपेयर करके पढ़ा रही हूँ। तो अब यहाँ से प्लियोट्रॉपी हमको कैसे समझ में आएगी, देखो सिकल सेल के लिए हमारे पास जीन है एचबी जीन। कौन सी जीन है? एचबी जीन। अब इसमें से नॉर्मल ब्लड के लिए, नॉर्मल जीन की अगर मैं बात करूं तो एचबी के ऊपर लिखा होगा ए, ये वाला अलील नॉर्मल होता है। और अगर एचबी के ऊपर एस होगा तो इस अलील का मतलब है सिकल सेल। ये मेरा हीमोग्लोबिन वाला जीन है, दिस इज माय हीमोग्लोबिन वाला जीन। अगर इस जीन के ऊपर ए वाला अलील है तो नॉर्मल आरबीसी होगा और अगर एस वाला अलील है तो सिकल सेल आरबीसी होगा। तो अगर समझो कि दो कैरियर्स की शादी हुई, दोनों सिकल सेल कैरियर हैं, यानी इनके कुछ आरबीसीज राउंड हैं और कुछ आरबीसीज ऐसे इनकम्प्लीट सिकल शेप के हैं, दे हैव इनकम्प्लीट आरबीसीज। और अगर इन लोगों की शादी हुई आपस में तो इनके जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे वो कैसे टाइप के पैदा हो सकते हैं? 25% बच्चे जो हो सकते हैं, हो सकता है कि नॉर्मल पैदा हो, मतलब कंप्लीट आरबीसी हो उनके पास। तो ये हो गया एक कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर क्या है कि हो सकता है बच्चे कैरियर पैदा हो, जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, यानी कुछ आरबीसी नॉर्मल होंगी, कुछ आरबीसी सिकल शेप्ड होंगी। और 25% चांस ये है, ये 50% चांस है, 25% चांस ये है कि बच्चा पूरा ही सिकल सेल अनेमिक पैदा हो। और ये जो फिनोमिनन रिप्रेजेंट करता है, इस फिनोमिनन को बोलते हैं लिथैलिटी फिनोमिनन।
यानी ये बच्चा सीधा मरा हुआ पैदा होगा, या फिर ये पैदा हो भी जाएगा तो भी ज्यादा सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि इसके पास एक भी नॉर्मल आरबीसी नहीं है। अब ये सिकल सेल वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे होता है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि एग्जैक्टली कौन से प्रोटीन चेंज की वजह से रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है या इनकम्प्लीट होता है। यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हमारे पास एक जीन है, वी हैव वन जीन दैट इज HB जीन, वी हैव ओनली वन जीन, दिस जीन हैज टू अलील्स। कौन से दो टाइप के अलील्स हैं इसके पास, एक है HBA, एक है HBS। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट तो मेंडल सर के हिसाब से ही फॉलो हो रहा है, लेकिन आगे कहानी बदल गई क्योंकि ये जो दो अलील्स हैं, ये दोनों अलील्स मिलकर मोर देन वन कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं। दे आर गिविंग अस मोर देन वन ट्रेट, दे आर गिविंग अस मोर देन वन ट्रेट। तो यहां पर आकर ये हो जाता है नॉन मेंडल, यानी कि ये हमारा एक्सेप्शन हो जाता है। दिस एक्सेप्शन इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। अब ये जो सिकल सेल अनीमिया वाला एग्जाम्पल है ना, ये सिकल सेल अनीमिया वाला एग्जाम्पल प्लियोट्रॉपी में भी आता है और ये कोडोमिनेंस में भी आता है, ये प्लियोट्रॉपी में भी आता है और ये एग्जाम्पल हम कोडोमिनेंस में भी पढ़ते हैं। मैम कोडोमिनेंस में कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों अलील्स इक्वली डोमिनेट हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों अलील्स इक्वली डोमिनेट हो रहे हैं, इसीलिए ये कोडोमिनेंस में भी आता है। इसका एक और फिनोमिना है कि ये लीथैलिटी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इनमें से एक बच्चा जो होगा, वैसे तो इसका फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 है, लेकिन अगर ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके पास दोनों रिसेसिव अलील्स हैं तो ये बच्चा डेड पैदा होगा। तो इसीलिए इसका रेशियो 1:2 फॉलो किया जाता है, क्योंकि एक बच्चे के मरने के चांसेस होते हैं। और ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, दिस इज ऑटोसोमल, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब ये रिसेसिव जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये आप आगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये प्लियोट्रॉपी का कॉन्सेप्ट है। अब मैं एनसीईआरटी की थ्योरी के हिसाब से बता देती हूँ। वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट, मतलब एक जीन का असर एक कैरेक्टर पे होता है, ये हमको पता था, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक सिंगल जीन मल्टीपल एक्सप्रेशंस भी दिखा सकती है। एक जीन की वजह से हमको मल्टीपल एक्सप्रेशंस देखने मिलेंगे और ऐसे जीन को बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। इसका डेफिनेशन अंडरलाइन करो, व्हेन सिंगल जीन शोज मल्टीपल एक्सप्रेशंस, तो ऐसे जीनोटाइप को बोलते हैं या ऐसे फिनोमिनन को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of gene on metabolic pathways which contribute towards different phenotypes। यानी इसके अंदर जो इसके पीछे का जो मेटाबॉलिक पाथवे है, उस मेटाबॉलिक पाथवे को समझना पड़ेगा अगर आपको प्लियोट्रॉपी का फिनोमिनन अच्छे से समझना है कि एग्जैक्टली कौन से प्रोटीन और कौन से जीन में कौन सा म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से हमारा फिनोमिनन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया एक ऐसी प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फिनाइल कीटोन यूरिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बेसिकली हमारे बॉडी में एक एंजाइम बनती है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये एंजाइम एक अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करके उसका डाइजेशन करती है, लेकिन अगर ये एंजाइम नहीं बनी तो अमीनो एसिड ब्रेक नहीं होगा, अमीनो एसिड ब्रेक नहीं हुआ तो वो आपके बॉडी में स्टोर होते जाएगा, जिसकी वजह से आपका ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा। सो this example is phenylketonuria which occurs in humans and the disease is caused by mutation in the gene which codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase enzyme। ये एंजाइम जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, अगर ये एंजाइम नहीं बनी तो इसकी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटाइप बाय मेंटल रिटार्डेशन, यानी ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा, हमारा हेयर रिडक्शन हो जाएगा और हमारे स्किन पिगमेंटेशन में भी हमें एबनॉर्मैलिटीज देखने मिल सकती है। तो ये जो फिनाइल कीटोन यूरिया वाला टॉपिक है ना, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो जेनेटिक डिसऑर्डर में आगे फिनाइल कीटोन यूरिया वाला टॉपिक भी आएगा और सिकल सेल अनीमिया भी आएगा। ये देखो यहाँ पर हम सिकल सेल अनीमिया पढ़ेंगे वापस कि एग्जैक्टली कौन से प्रोटीन की वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, तो तब मैं आपको वापस डिटेल में बता दूंगी और ये फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में भी वापस पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये मैंने जो आज का टॉपिक बताया है, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। यस एवरीबॉडी, तो आज हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास में हम अपना सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन सेशन एंड करने से पहले जो मैं हर बार देती हूँ, मैं आपको आज फिर से कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ।
दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का पैटर्न आपको बताना है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इसमें से कौन से पैटर्न में फिट होता है। और ये है आपका होमवर्क नंबर 2। एक सिंगल जीन से अगर मुझे मोर देन 1 एक्सप्रेशन मिल रहा है तो वो कौन सा इफेक्ट है, ये मैंने अभी पढ़ाया। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये चैनल पहुंचाओ ताकि वो भी अपनी नीट 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यू नीट 2026 के एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रही हूँ शॉर्ट्स के फॉर्म में। अगर आप लोगों ने अब तक ये सीरीज फॉलो नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि डेली आपको मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड करती हूँ जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। So all the best for your preparation everybody and I will see you all very soon. Bye bye. Take care. Thank you.